तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, मिया का आधा अधूरा नोट मिलने के बाद राखा, आयशा, डेल्किन इन तीनों को ही ये लगता है कि मिया उन्हें छोड़कर भाग गई है। लेकिन हमारी मिया तो मस्त रेस्टोरेंट में एंजॉय कर रही होती है रीना के साथ, जहाँ पर वो एक नया दोस्त भी बनाती है जिसका नाम है थियो। खैर हमारा राखा मिया को ढूंढते हुए रेस्टोरेंट के बाहर पहुँच जाता है, जिसे देख हमारी मिया की भी फट जाती है और वो मन ही मन कहती है, ओ नो, ये यहाँ पर कैसे आ गया? मतलब मेरी आज छुट्टी है और मैंने नोट भी तो छोड़ा था, तो फिर ये यहाँ पर क्यों है? अब मिया को अचानक उठते देख थियो कहता है, क्या हुआ? अभी तक रीना भी वापस नहीं आई, तुम जा रही हो क्या? मिया हंसते हुए बैठ जाती है और कहती है, तो फिर मैं यहीं वेट करती हूँ। लेकिन उसके दिमाग में चल रहा होता है कि मैं रीना और राखा को एक दूसरे से मिलने नहीं दे सकती। ओरिजिनल नॉवेल में राखा रीना से रिलेटेड किसी भी चीज को करने के लिए तत्पर रहता था, यहाँ तक कि उसने तो एक बार को मॉन्स्टर्स के झुंड को जमा किया और इंपीरियल फैमिली पर सीधा हमला ही कर दिया। रीना दिखने में बहुत सुंदर और प्यारी भी है, कोई हैरानी की बात नहीं है अगर राखा को उससे प्यार हो जाए तो। लेकिन इस बारे में सोचकर ही मेरा दिल दुखता है, मैं नहीं चाहती कि कभी भी ऐसा हो। उसके बाद तो वो कहती है, थियो कृपया लेडी रीना से कहना कि मैं माफी चाहती हूँ, जो मैं उन्हें बिना अलविदा कहे ही जा रही हूँ। थियो कहता है, कितने शर्म की बात है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हम फिर से मिलेंगे। मिया भी उससे हाथ मिलाते हुए कहती है, हाँ मुझे तुमसे आज मिलकर बहुत खुशी हुई, उम्मीद है कि फिर से मिलेंगे। इतने में पीछे से राखा कहता है, सच में? क्या तुम श्योर हो? अब उसे अचानक से अंदर आया देख वो भी अपने पीछे मिया के तो पसीने ही छूट जाते हैं कि ये कब आकर खड़ा हो गया। ये रीना से टकराया तो नहीं ना? लगता है कि अभी तक ये एक दूसरे से नहीं मिले, कम से कम ये तो मेरे लिए राहत की बात है। राखा मिया के हाथ को पकड़ लेता है और बड़े ही डरावने वे में कहता है, अब तुम यहाँ से कहाँ भागने का प्लान बना रही हो? मिया, मुझे लगा कि मैंने तुम्हें क्लियर कर दिया है कि तुम मेरा साथ छोड़ने के बारे में सोचना भी मत। अब ये सब देख थियो कहता है, मिस मिया ये कौन है और ये आपको इस तरह से कैसे पकड़ सकता है? राखा भी बदले में कहता है, ये कौन है? मिया कहती है, थियो रुको, मैं इस बंदे को जानती हूँ, इसीलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। थियो सुन राखा चौंक जाता है कि थियो, हाँ तो ये वही इंसान है? क्या तुम इस बदमाश इंसान के साथ भागने का प्लान कर रही हो? नहीं, तुम तो इसके साथ भागने का बहुत पहले से ही प्लान कर रही थी। ये सुन मिया चिल्ला पड़ती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। साथ ही उसके दिमाग में चल रहा होता है कि क्या ये मुझे पागल समझता है? जिस इंसान से मैं आज ही मिली हूँ उसके साथ भागूंगी क्यों? मैंने तो एक नोट भी छोड़ा था, तो फिर ये मुझे गलत क्यों समझ रहा है? वेट, क्या ऐसा हो सकता है? उसके बाद तो वो कहती है, क्या तुमने नोट नहीं देखा जो मैंने छोड़ा था? राखा चिल्लाते हुए कहता है, वो नोट मैंने जला दिया, मैंने वो देखा था, तुमने लिखा कि तुम भागने वाली हो। अभी इनको इस तरह से पब्लिकली बहस करते देख सभी लोग देखने लगते हैं और मिया को तो समझ में ही नहीं आता कि आखिर ये बात किस बारे में कर रहा है। आखिर ऐसा भी क्या हुआ है जिसकी वजह से ये सोचने पर मजबूर हो गया है कि मैं भाग जाऊंगी? क्या मैंने गलती से कुछ गलत लिख दिया? इतने में थियो मिया के हाथ को पकड़ते हुए कहता है, प्लीज इनके हाथ को छोड़ दीजिए, क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा कि इससे इनको तकलीफ हो रही है? मिया कहती है, नहीं मैं ठीक हूँ लॉर्ड थियो। तभी राखा कहता है, क्या मुझे इसे मार देना चाहिए? मिया के पसीने छूट जाते हैं और वो थियो से कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसलिए तुम मेरी चिंता मत करो। साथ ही उसके दिमाग में चल रहा होता है कि मैं इस तरह से एक निर्दोष की जान खतरे में नहीं डाल सकती। लेकिन थियो नहीं मानता और मिया को वो अपने पीछे कर लेता है कि मिस मिया चिंता मत कीजिए, अगर ये आदमी आपको परेशान कर रहा है तो मैं इसे देखता हूँ। उसके बाद तो वो गुस्से से कहता है, मुझे नहीं मालूम कि तुम मिस मिया को किस बात को लेकर धमका रहे हो, लेकिन इंपीरियल ऑर्डर के मेंबर के रूप में मैं इस मामले को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। मतलब मेरे सामने ही कोई एक लेडी को परेशान करे, ऐसा तो नहीं होने दूंगा मैं। मिया कहती है, अरे जाने भी दो, प्लीज शांत हो जाओ। इतने में रीना आते हुए कहती है, मुझे माफ करो, बिलिंग काउंटर पे मेरी बातचीत कुछ ज्यादा ही देर तक चल रही थी, इसीलिए मुझे देर हो गई। लेकिन थियो तुम मिया को इस तरह से पकड़कर क्यों खड़े हो? थियो कहता है, ये आदमी ये मुझे
धमका रहा था और मिया को जबरदस्ती यहाँ से ले जाने का ट्राई कर रहा था। रीना कहती है, हाँ ये आदमी कौन है? मिया ये सब देखते हुए सोच रही होती है कि हालत और भी बदतर क्यों हो रही है। ठीक है, तो मुझे बस राखा की पहचान उजागर करनी होगी। चूँकि रीना और राखा पहले ही एक दूसरे से मिल चुके हैं, इसीलिए उन्हें अलग रखना सही नहीं है। उसके बाद तो मिया कहती है, ये मेरा मंगेतर है। ये सुनकर थियो चौंक जाता है कि क्या तुम्हारा मंगेतर? रीना भी कहती है, तो फिर क्या तुम ड्यूक एंटिया हो? थियो तो अब भी बोल्ड होकर कहता है, ये तो बहुत मजाकिया लगता है क्योंकि ड्यूक एंटिया एक पागल कुत्ते की तरह यहाँ घुस आए। मिया घबराते हुए सोच रही होती है कि अरे बाप रे, ये तो अपनी कब्र खुद ही खोद रहा है। अब मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकती। मुझे उम्मीद है कि ये जिंदा यहाँ से निकल पाएगा। राखा हंसते हुए कहता है, एक पागल कुत्ता? हाँ, ये कितना सुनने में अनोइंग लगता है, लेकिन क्या ये मेरी तारीफ है? मिया तुरंत ही राखा की ओर बढ़ते हुए कहती है, हे भगवान, ये बात तुम्हें तारीफ जैसी क्यों लग रही है? राखा कहता है, क्योंकि तुम्हें कुत्ते पसंद है ना, आई मीन डॉग। ये सुन मिया हैरान रह जाती है कि क्या ये इसे तारीफ जैसा लगा? क्या ये सीरियस है? मतलब मुझे कुत्ते पसंद है इसीलिए ये इसे अपनी तारीफ लग रही है? इतने में थियो कहता है, एक सेकेंड रुको, मिया गॉड टेरिटस की बेटी का भी नाम है। फिर तो वो चौंक जाता है और कांपने लगता है कि क्या गॉड? इतने में रीना कहती है, क्या तुम नहीं जानते कि मिया गॉड की बेटी है? अब ये सुनते ही तो थियो घुटने पर आ जाता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। और इसी तरह से बेचारा थियो ड्यूक एंटिया से माफी मांगता रहता है और हमारा राखा मस्त में मिया के साथ बैठकर खाने पीने लगता है। उसको देखते हुए हमारी मिया मन ही मन सोच रही होती है कि रीना को भागकर गायब हुए यहाँ से 1 घंटा हो चुका है। रीना ने कहा कि मेरे माता पिता को मेरी चिंता हो रही होगी, इसीलिए अब मुझे जाना चाहिए। ऐसा कहकर वो रफू चक्कर हो गई और बेचारा थियो अभी तक माफी मांग रहा है। अब तो इसे माफ कर देना चाहिए ना। हमारा राखा मस्त खाना कंप्लीट कर लेता है और मुंह पोंछते हुए कहता है, अच्छा तो मिया तुमने उस नोट में ये क्यों नहीं लिखा कि तुम वापस आने वाली हो? मिया कहती है, मैंने तो क्लियरली लिखा था कि मैं बाहर घूमने फिरने के लिए जा रही हूँ और वापस लौटूंगी। राखा कहता है, नहीं तुमने ऐसा नहीं लिखा था। मिया कहती है, मुझे यकीन है कि मैंने इसे बिल्कुल एंड में लिखा था कि मैं वापस आऊंगी। राखा कहता है, अब जब मैं अच्छे से सोच रहा हूँ तो मुझे याद आ रहा है कि वो नोट नीचे से फटा हुआ था। मिया कहती है, क्या वो फटा हुआ था? साथ ही उसके दिमाग में चल रहा होता है कि ये कैसे हो सकता है। राखा और रीता एकमात्र ऐसे लोग हैं जो कि मेरे कमरे में आते हैं और रीता के पास तो मेरा नोट फाड़ने का कोई कारण ही नहीं है। और राखा सोच रहा होता है कि शायद वो गीला होने के कारण फट गया होगा। मिया सोच रही होती है कि जब मैं गई थी तो क्या कुछ हुआ था? राखा बताता है कि हाँ, नौकरानी ने बताया था कि सफाई करते समय गलती से वो पानी में गिर गया था। मिया चौंक जाती है कि क्या? अरे हाँ, आज तो वो दिन है जब रीता मेरा कमरा साफ करती है। फिर तो वो हंसते हुए कहती है, मुझे लगता है कि ये सिर्फ इसलिए फट गया क्योंकि वो गीला हो गया था। साथ ही उसके दिमाग में होता है कि ये सही है, रीता मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं करेगी और वैसे भी वो जानबूझकर नोट थोड़ी न फाड़ेगी। मैंने किसी को बताया नहीं था कि मैं रीना से मिलने जा रही हूँ। खैर, इनकी तो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाती है और दूसरी ओर हमारा सीन शिफ्ट होता है एंटिया हाउस में। खूब सारी खाने पीने की चीजें रखी होती हैं और वहीं पर आधी नींद में असिस्टेंट सेरोम आता है और उसके सामने अचानक से आयशा चिल्लाते हुए कहती है, असिस्टेंट सेरोम। वो भी बेचारा डर जाता है कि ओ माय लेडी, आप मुझे ऐसे कैसे डरा सकती हैं? आयशा उस पर चिल्लाते हुए कहती है, तुमसे किसने कहा यहाँ खड़े खड़े ही झपकी लेने के लिए? तुम ऐसे कैसे सो सकते हो? बेचारा असिस्टेंट सेरोम उबासी लेते हुए कहता है, मैं 2 दिनों तक एक पल भी सो नहीं सका क्योंकि मैं ड्यूक के साथ काम कर रहा था। पास ही में मेड विलेन भी होती है जो कि कहती है, अरे बाप रे, जाओ कम से कम 10 मिनट आराम कर लो, मैं लेडी आयशा और लॉर्ड डेल्किन की देखभाल कर लूंगी। ये सुन असिस्टेंट सेरोम तो खुश हो जाता है और मन ही मन कहता है, मुझे नहीं पता कि मिस मिया जो कि सिटर हैं वो कब तक लौटेंगी और ड्यूक का भी क्या भरोसा, इसीलिए मैं झपकी नहीं ले सकता। उसके बाद तो असिस्टेंट सेरोम कहता है, कृपया करके एक क्षण के लिए इनकी देखभाल कर लीजिए, मैं अभी आता हूँ। उसके बाद तो वो चला जाता है और पीछे से मेड विलेन कहती है, लेडी आयशा
और लॉर्ड डेल्किन, जरा एक पल के लिए मेरे साथ तो आइए। डेल्किन और आयशा दोनों ही उसके पास पहुँचते हैं और वो उनसे कहती है कि ये एक सीक्रेट है। ये देखिए, ये नोट जो लेडी आयशा के कमरे में मिला। आयशा कहती है, क्या मेरे कमरे में? मैंने तो कोई नोट नहीं छोड़ा, इसलिए इसे बाहर फेंक दो। विलन कहती है, मैं तो फेंकने ही जा रही थी, लेकिन इसमें जो लिखा है वो थोड़ा परेशान करने वाला है। आयशा कहती है, चाहे जो कुछ भी हो, बस इसे फेंक दो। लेकिन डेल्किन कहता है, इस पर क्या लिखा है, जरा मुझे दो। उसके बाद तो वो पढ़ता है और आयशा भी पढ़ लेती है और चौंकते हुए कहती है, क्या मीरा वो हमें राखा के कारण छोड़कर चली गई? उसके बाद तो हमारा सीन शिफ्ट होता है सीधा गार्डन में। दीवार में एक छोटा सा छेद बना हुआ होता है। डेल्किन कहता है, आयशा जरा रुको तो। आयशा कहती है, क्या बात है, हमें जल्दी करनी होगी, मीरा हमारा इंतजार कर रही है। डेल्किन कहता है, मुझे तो इस बारे में कुछ गड़बड़ लग रही है। आयशा कहती है, तुम्हारा क्या मतलब है? डेल्किन कहता है, ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वो हमें लिबर्टन कहे। तुम्हें पता है ना वो जगह कैसी है? मतलब मीरा हमें लिबर्टन में क्यों बुलाएगी? ये तो बिस्ट्योर के उत्तर में स्थित झुग्गी झोपड़ियां हैं, तो मीरा का हमें ऐसी जगह पर जाने के लिए कहना ये कुछ मतलब नहीं रखता। आयशा कहती है, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये राखा से छिपने के लिए एकदम सही जगह है, और खास तौर से उसने तो हमें ये कहा है कि लिबर्टन की ओर जाने वाली जो गली है उसका एंट्री गेट जो है वहीं पर मिलने के लिए कहा है। उसने हमें अंदर जाने के लिए थोड़ी न कहा है। डेल्किन कहता है, लेकिन फिर भी ये उतना ही खतरनाक है जितना कि लिबर्टन के अंदर जाना, और वो तो नहीं चाहेगी, वो कभी भी नहीं चाहेगी कि हमें किसी तरह की चोट पहुँचे। मुझे लगता है कि हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। लेकिन आयशा कहती है, तो फिर तुम क्या कर रहे हो? मतलब तुम ये बोलना चाहते हो कि वो नोट नकली है या फिर कुछ और? विलन ने हमें नकली नोट क्यों दिया होगा? डेल्किन भी सोच में पड़ जाता है कि विलन एक अच्छी इंसान है जो कि हमेशा ही कड़ी मेहनत करती है और हमारा अच्छे से ख्याल भी रखती है, लेकिन आज मुझे उसके बारे में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। लेकिन आयशा तो नहीं मानती और वो कहती है, कोई बात नहीं, जल्दी करो। उसमें तो ये भी लिखा था कि हमें ये बात हर हाल में राखा से सीक्रेट रखनी होगी। डेल्किन अपनी मुट्ठी कसते हुए कहता है, विलन का क्या भरोसा, क्या पता वो खुद ही सबको बता दे कि हम कहाँ गए हैं। आयशा चिल्लाते हुए कहती है, क्या हमें मीरा को नहीं बचाना है? तो फिर चलो ना। ये सुनकर डेल्किन भी मान जाता है कि ठीक है, चलते हैं। और ये सब कुछ होते हुए खिड़की के उस पार से देख रही होती है विलन कि कैसे दोनों बच्चे उसकी झांसे में आकर एंटिया हाउस से छुपके से जा रहे हैं, वो भी एक खतरनाक स्लम एरिया में। अब विलन ऐसा क्यों कर रही है वो हमें आगे पता चलेगा। दूसरी ओर हम देखते हैं कि रास्तों पर बहुत भीड़ होती है। राखा के साथ चलते हुए मिया कहती है, देखो यहाँ पर अचानक ढेर सारे लोग आ गए। राखा कहता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि आज रात आतिशबाजी का शो है, यानी कि फायरवर्क्स। साथ ही वो मन ही मन कहता है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, अच्छा ये होगा कि हम जल्दी से घर चले जाएं। जुड़वा बच्चे भी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन इतने में मिया खुशी से कहती है, क्या आज आतिशबाजी होने वाली है? राखा कहता है, क्या तुम्हें ये पसंद है? मिया कहती है, हाँ, मैं यहाँ पर सबसे ज्यादा एक्साइटेड इसी चीज के लिए हूँ क्योंकि मैंने पहले कभी यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं देखा। राखा मिया को घूरते हुए मन ही मन कहता है, क्या इसने अपनी लाइफ में पहले कभी किसी फेस्टिवल को अटेंड नहीं किया? ऐसा लगता है कि टेम्पल वालों ने कभी भी इसे किसी भी तरह के फेस्टिवल यानी कि उत्सव में जाने की अनुमति नहीं दी। मुझे नहीं पता कि अब तक इसने कैसा जीवन जिया। उसके बाद तो वो कहता है, तो फिर क्या तुम वापस जाने से पहले इसे देखना चाहती हो? मिया चमकती आंखों से कहती है, क्या सच में हम रुक सकते हैं? बेचारा राखा मन ही मन सोचने लगता है कि एक ओर मेरी फीलिंग्स है और दूसरी ओर मेरा ढेर सारा काम और जुड़वा बच्चे। अब उसे कोई जवाब न देते देख मिया कहती है, ओ तुम्हारे पास ढेर सारा काम होगा है ना? राखा की फीलिंग्स जीत जाती हैं और वो कहता है, नहीं, पहले ही सब कुछ मैंने संभाल लिया है, तो चलो वापस जाने से पहले साथ में आतिशबाजी देखते हैं। साथ ही उसके दिमाग में होता है कि मैंने सारी रात काम किया और जुड़वा बच्चों को असिस्टेंट के हवाले छोड़ दिया, इसीलिए मुझे यकीन है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद तो राखा कहता है, आतिशबाजी होने में अभी समय है, तो चलो आसपास थोड़ा घूमते फिरते हैं, मतलब नजर डाल लेते हैं। राखा आसपास देखते हुए कहता है, तुमने ये जगह पहले ऐसी नहीं देखी है क्या? ये जगह अलग इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक फेस्टिवल चल रहा है। मिया कहती है, तुम्हारा क्या मतलब है? राखा उसे बताता है कि यहाँ पर इतनी चहल पहल है, ये सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि
आज एक फेस्टिवल है, बल्कि ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ढेर सारे लोग रहते हैं। अब जहाँ इतने सारे लोग होंगे खरीदने और त्योहार मनाने के लिए, तो वहाँ पर अच्छी अच्छी दुकानें आ ही जाती हैं और भीड़ भाड़ भी। इतने में मिया अपना हाथ उठाती है और सीधा राखा की ओर बढ़ाती है, लेकिन राखा पीछे हो जाता है। ये देख मिया चौंक जाती है कि हाँ। राखा मन ही मन कहता है, ऐसा लगता है कि इसने कभी सोचा नहीं था कि मैं इसके हाथ से ऐसे बच जाऊंगा। उसके बाद तो वो कहता है, तुम क्या करने वाली थी? मिया आगे बढ़ते हुए और बड़बड़ाते हुए कहती है, मैं सोच रही थी कि तुम्हें इस लबादे के कारण ठीक से कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं गलत थी। तुम सब कुछ ठीक से देख पा रहे हो, तभी तो तुमने मेरे हाथ को अवॉइड कर दिया और खुद को बचा लिया। मैं तो बस तुम्हारे इस लबादे को उतारने वाली थी। ये सुन राखा मुस्कुराने लगता है और मिया के करीब जाते हुए कहता है, दरअसल मैं ठीक से देख नहीं पा रहा, इसीलिए तुम मेरा हुड उतार दो। मिया शर्माते हुए कहती है, नहीं रहने दो, वैसे भी आज फेस्टिवल के कारण यहाँ का माहौल बहुत ही अलग है। राखा कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है? मैं ये नहीं बता सकता कि यहाँ का माहौल कैसा है। शायद इसका कारण मेरा लबादा है, इसकी वजह से सच में मैं देख नहीं पा रहा। साथ ही वो मन ही मन कहता है, मैं ये देखना चाहता हूँ। इनफैक्ट मुझे ये बहुत ही दिलचस्प लगता है कि जब मैं मिया से कुछ कहता हूँ तो वो कैसा रिएक्शन देती है। अब मिया उसकी बात मान जाती है और आगे बढ़कर उसकी हुडी को नीचे कर देती है ताकि वो सब कुछ साफ साफ देख सके। उसके बाद तो वो कहती है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि आज यहाँ पर कुछ भी अलग नहीं है? इतनी खूबसूरत से मिया को देख राखा हड़बड़ा जाता है और उसके बालों को टच करते हुए मन ही मन कहता है, हाँ आज यहाँ पर एक बात तो अलग है। वो तो मिया को करीब कर लेता है और कहता है, आज यहाँ पर एक चीज अलग है और वो हो तुम। आज तुम जो यहाँ पर हो, हमेशा ही नॉर्मल सा जाने वाला ये फेस्टिवल आज कुछ अलग सा लगता है। सिर्फ तुम्हारे होने से एक जैसी चीजें भी मुझे अलग अलग लगती हैं। अब राखा तो मस्त अपने दिल की बातें बता रहा होता है और यहीं कहीं दूर एक गली में डेमियन टेका लेकर खड़ा होता है और वो देख रहा होता है आते जाते लोगों को। वहीं से एक माँ बेटा जा रहे होते हैं और वो माँ अपने बच्चे से कहती है, बेटा आज तुम क्या खाना चाहते हो? तुम जो भी चाहोगे आज वो तुम्हारी माँ तुम्हें खरीद कर देगी। वो बच्चा भी खुशी से कहता है, अच्छा तो मैं चाहता हूँ कि ये सब देखते हुए डेमियन बहुत अजीब सा रिएक्शन दे रहा होता है। उसके बाद तो वो अपने हाथ को देखता है और मन ही मन बुदबुदाता है, मेरे प्यारे डेमियन। इसी के साथ वो अपनी मुट्ठी कस लेता है। तभी डेमियन के गले में का लॉकेट चमकने लगता है और डेमियन का ध्यान उस पर जाता है और डेमियन उसे पकड़ते हुए मन ही मन कहता है, मैं बिना किसी कारण के अपनी सोच में खो गया। मेरे परिवार ने भी तो मुझे त्याग दिया था। तुमने कहा था कि तुम उन कमजोर भावनाओं को मुझसे दूर फेंक दोगे डेमियन। इतने में उस लॉकेट में से ब्लैक ऑरा निकलता है और एक आवाज आती है कि योर हाइनेस, कि आपसे इतनी देर से संपर्क करने के लिए मुझे माफ करें। मैंने आपके आदेश अनुसार यंग मास्टर और यंग मिस को लिबर्टन में आने दिया, तो फिर क्या आप वैसा ही करेंगे जैसा कि आपने वादा किया था? डेमियन कहता है, बेशक तुम सफल हुए, इसलिए मैं तुम्हें पैसे दूंगा जैसा कि मैंने वादा किया था। लॉकेट के अंदर से कोई कहता है, एक और इम्पोर्टेंट बात है, क्या आप मेरे बच्चे को बचाएंगे? ये सुन डेमियन का चेहरा सख्त हो जाता है और वो याद करता है एक बच्चे को जो कि बीमार होता है और वो बच्चा कहता है, माँ क्या आप उसे जानती हैं? उसकी माँ कहती है, हाँ वो पहले एंटिया माइनोर में ही रहता था। उसे देख डेमियन भी मन ही मन कहता है, ये नौकरानी तो वो है जिसे मैंने बचपन में देखा था, जो मुझे बचपन में खाना देती थी। असल में ये अपने फ्लैशबैक में चला गया है जहाँ पर मेड विलेन अपने बीमार बेटे के साथ कहीं से जा रही होती है और तभी उसकी नजर डेमियन पे पड़ती है और इन्हें देख डेमियन भी सोचता है कि मैंने सुना था कि पिछले ड्यूक और डचेस को निर्वासित किए जाने के बाद ज्यादातर स्टाफ को बदल दिया गया था। तभी विलेन अपने बीमार बेटे को संभालते हुए कहती है, लैरी क्या तुम ठीक हो? तुम्हारे मुंह से खून आ रहा है। डेमियन ये सब देखते हुए सोच रहा होता है कि अगर ये मेड अब भी वहाँ काम करती होगी तो जरूर इसका अच्छा नाम होगा। मतलब उसने वहाँ पर काफी नाम कमाया है, तभी तो वो अभी तक काम कर रही है। उसके बाद तो वो मेड विलेन से कहता है, मैं तुम्हें एक प्रस्ताव देना चाहता हूँ। इसमें न केवल मैं तुम्हें पैसे दूंगा बल्कि तुम्हारे बच्चे का इलाज भी करवाऊंगा। उसके बाद तो वो मन ही मन कहता है, उस वक्त मुझे लगा नहीं था कि वो मेरे प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लेगी। असल में तो मैं उसे ब्लैक मैजिक से कंट्रोल करके अपना काम निकलवा सकता था,
लेकिन फिर भी मैंने उससे एक बार नॉर्मली पूछा। मैं देखना चाहता था कि अन्य लोगों के लिए परिवार का क्या मतलब है, क्या अर्थ है उनके लिए परिवार का। तो क्या उसके लिए उसका बच्चा पैसों से ज्यादा इम्पोर्टेंट है? उसके बाद तो वो सोचता है कि तो फिर मेरे परिवार ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उन्होंने मुझे क्यों छोड़ा। तभी उस लॉकेट में से आवाज आती है कि लॉर्ड डेमियन। असल में लॉकेट के अंदर से मेड विलन ही बोल रही होती है। खैर, उसके बुलाने से डेमियन का ध्यान टूटता है और वो कहता है, चिंता मत करो, अगर सब कुछ मेरे प्लान के अनुसार हुआ तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा और तुम्हारे बच्चे का इलाज भी करूंगा। उसके बाद तो वो सीरियस होते हुए मन ही मन कहता है, बस एक बार मेरा ये प्लान सफल हो जाए। मतलब समझ रहे हो गाइस, डेमियन ने ही मेड विलन का यूज करके आयशा और डल्किन को लिबर्टन में बुलवाया। अब ये उनके साथ क्या करने वाला है वो तो आगे ही पता चलेगा। तभी डेमियन के पास से एक बच्चा अपनी माँ के साथ जाता है, जो देख डेमियन मन ही मन कहता है, क्या मुझे उन बच्चों जैसा प्यार मिल सकेगा। दूसरी ओर इसी बीच हम देखते हैं एड्रियन माइनर में, यानी एड्रियन हाउस में। वहाँ पर सारी मेड्स घबराई होती है कि इमरजेंसी है, जल्दी करो, इतने सम्मानित अतिथि शायद ही कभी यहाँ आते हैं, तो अचानक से अब क्यों यहाँ आए हैं। एड्रियन हाउस में घड़ी के टिक टिक के साथ समय बीत रहा होता है और वहाँ पर हम देखते हैं रीना के मम्मी पापा को, जिनके पसीने छूट रहे होते हैं और उन्हें देखते हुए उनके सामने वाला बंदा कहता है, घबराइए मत। सामने वाला बंदा एम्परर किनेस होता है, जो कि कहता है, मैं यहाँ आपके बेटी को लेने आया हूँ, आपको सजा देने नहीं। ये दोनों पति पत्नी तो घबराए होते हैं कि माफ कीजिए, हमारी बेटी को पता नहीं था कि आप आ रहे हैं, वरना वो बाहर नहीं जाती। खैर, एम्परर हंसते हुए कहता है, ठीक है, कोई बात नहीं, चिंता मत कीजिए, मैं उसका इंतजार तो कर ही रहा हूँ। साथ ही एम्परर मन ही मन कहता है, मैं तो ये पहले से ही जानता हूँ कि वो बाहर गई है। मुझे लगता है कि वो बाहर जाते हुए बोली होगी कि मैं आज दोपहर का खाना बाहर खाने के बाद घर आ जाऊंगी, लेकिन आतिशबाजी शुरू होने से पहले उसे वापस आना होगा। एक रोमांटिक मूड, एक ईमानदार बातचीत शुरू करने के लिए बहुत अच्छा है। मतलब समझ रहे हो, आतिशबाजी जब हो रही होगी तब पूरा माहौल रोमांटिक होगा और उस बीच एम्परर को रीना से कुछ बात करनी है, जिसके लिए रीना कन्विंस होनी चाहिए। अब उसे कन्विंस करने के लिए ही एम्परर उसके साथ आतिशबाजी देखना चाहता है। तभी रीना के फादर कहते हैं, योर हाइनेस, क्या आप थोड़ी और चाय लेना चाहेंगे? एम्परर किनेस कहता है, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। साथ ही वो मन ही मन कहता है, मुझे यकीन है कि अगर मैं इनसे बातें करता रहूंगा तो मुझे मिस रीना की शक्तियों और सीक्रेट्स के बारे में और भी जानकारी मिल सकती है, लेकिन इनसे बातें करना काफी उबाऊ है। उसके बाद तो वो कहता है, मेरा एक सवाल है। ये सुन इन पति पत्नी के पसीने छूट जाते हैं और एम्परर किनेस आगे कंटिन्यू करते हुए कहता है, मिस रीना आखिर वो किस टाइप के लोगों को पसंद करती हैं? साथ ही उसके दिमाग में होता है कि चूंकि मुझे उसे जीतना है, इसलिए बेहतर ये होगा कि मैं पहले उसकी प्राथमिकताओं के बारे में पता लगा लूं। रीना के फादर कहते हैं, मुझे लगता है कि उसे फ्रेंडली लोग ज्यादा पसंद है। एम्परर किनेस कहता है, अच्छा तो फ्रेंडली, हाँ। तभी दरवाजा खुलता है और रीना बिखरी हुई हालत में आते हुए कहती है, योर हाइनेस, मैं माफी चाहती हूँ, मुझे आने में देरी हो गई। रीना के मम्मी पापा तो एकदम डर के कांपने ही लगते हैं और एम्परर किनेस पीछे देखते हुए कहता है, ओह मिस रीना, अगर आप इतना ज्यादा झुकेंगी तो आपका सिर जमीन को छू जाएगा, खड़ी हो जाइए। वैसे मैं तुम्हारे साथ घूमना चाहता था, तो चलो। रीना चौंकते हुए कहती है, क्या आप मेरे साथ घूमने चलना चाहते हो? एम्परर किनेस पीछे देखते हुए कहता है, मैं तुम्हारे साथ आतिशबाजी देखना चाहता हूँ। उसके बाद क्या था, एम्परर किनेस अपने कैरेज में रीना को बैठाकर निकल पड़ता है और साथ ही वो रीना को घूरते हुए मन ही मन सोच रहा होता है कि मैं मानता हूँ कि ये एक अच्छी बात है कि ये किसी खास व्यक्ति की तरह इतनी सतर्क नहीं है। तभी रीना एक झलक बाहर देखती है, जो देख उसके पसीने छूट जाते हैं। उसके बाद तो वो बाहर झांकना ही शुरू कर देती है। असल में उसे दिख गए होते हैं जुड़वा बच्चे, जो कि लिबर्टन की झुग्गी झोपड़ी की ओर जा रहे होते हैं। जो देख रीना तो चिल्ला ही पड़ती है कि नहीं, ये क्या? एम्परर किनेस कहता है, क्या कुछ गलत है? रीना कहती है, मैंने एंटिया के यंग मास्टर और यंग लेडी को देखा। उसके बाद तो एम्परर किनेस भी बाहर झांकने लगता है और रीना चिल्लाते हुए कहती है, वो गली
वो तो लिबर्टन की ओर जा रहे हैं, ये खतरनाक है। आपको क्या लगता है उन दोनों को ये पता नहीं कि वो जगह कितनी खतरनाक है? एम्परर भी सोच रहा होता है कि ये दोनों बिना किसी गार्ड के यहाँ पर क्या कर रहे हैं। क्या ये ठीक है कि मैं उनके पास से जा रहा हूँ और ऐसा प्रिटेंड करूँ जैसे कि मैंने उन्हें देखा ही नहीं? कैरिस तो अपना दूसरी दिशा में जा रहा होता है। आयशा कहती है पीछे देखते हुए कि मुझे इस बारे में बुरा लग रहा है। डेल्किन कहता है अब तुम्हें अचानक से बुरा लग रहा है कि हम यहाँ पर क्यों आ गए? आयशा तो चिल्लाने लगती है कि चुप करो, हम लगभग अपने मुकाम तक पहुँच चुके हैं, लेकिन मुझे मीरा की गंध नहीं आ रही। डेल्किन कहता है ऐसा इसलिए है क्योंकि वो यहाँ नहीं है। आयशा चिल्लाते हुए कहती है नहीं, जब भी वो कहीं से गुजरती है तो आमतौर पर एक अच्छी खुशबू आती है, उसकी खुशबू मुझे यहाँ नहीं मिल रही। ऊपर से यहाँ पर कुछ क्रीपी है। वैसे क्या तुम्हें लगता है कि जब से हम इस गली में आए हैं कोई हमारा पीछा कर रहा है? डेल्किन अपना ध्यान केंद्रित करते हुए कहता है क्या कोई हमारा पीछा कर रहा है? तुम सही हो, यहाँ कोई तो है। क्या तुम्हें लगता है कि ये हमारी पहचान का कोई है? आयशा भी घबरा जाती है और सोचने लगती है कि नहीं, अगर वो हमारी जान पहचान के होते तो फॉलो थोड़ी ना करते, वो हमको पकड़ लेते और कहते कि ये खतरनाक जगह है, हमें यहाँ नहीं जाना चाहिए। उसके बाद तो आयशा कहती है मुझे नहीं लगता कि ये कोई हमारे जान पहचान का है, तो क्या मैं उन्हें जाकर खत्म कर दूं? डेल्किन कहता है बेतुकी मत बनो आयशा, तुम्हें ये भी नहीं पता कि वो कितने लोग हैं, तुम क्या बोलने से पहले सोचती भी नहीं हो? डेल्किन आगे कदम बढ़ाते हुए कहता है चलो नॉर्मली चलते हैं, जैसे कि हम पर इसका कोई असर ही ना हुआ हो। और वैसे तुमने अभी कहा कि तुम्हें नहीं लगता कि मीरा यहाँ पर है ना, क्योंकि तुम्हें उसकी कोई खुशबू नहीं आई। आयशा कहती है हाँ, मुझे उसकी गंध नहीं आई, लेकिन क्या होगा अगर वो सचमुच यहाँ पर हो? डेल्किन अपने दांत भींच लेता है और मन ही मन कहता है मुझे क्या करना चाहिए? हम जल्द ही नोट में लिखे उस जगह पर पहुँच जाएंगे। कुछ सोचो डेल्किन, तुम्हें कुछ करना होगा। तभी वहाँ पर घंटा बजने लगता है और डेल्किन कहता है आयशा क्या तुम वो घंटा घर देख रही हो? आयशा कहती है हाँ, तुम क्यों पूछ रहे हो? डेल्किन फटाफट आगे बढ़ते हुए कहता है अगर हम वहाँ से दाहिनी ओर मुड़ेंगे तो जल्द से जल्द नोट पर लिखी जगह पर पहुँच जाएंगे। तो अगर वहाँ पर मीरा यानी कि हमारी मियाँ नहीं हुई तो हम दोनों अलग हो जाएंगे और उस घंटा घर पर मिलेंगे। आयशा भी मान जाती है कि ठीक है और डेल्किन मन ही मन कहता है तभी हम उन संदिग्ध लोगों से पीछा छुड़ा पाएंगे जो कि हमारे पीछे आ रहे हैं। उसके बाद तो वो दोनों ही तेजी से भागते हुए उस जगह पे जाने की ट्राई करते हैं और उस घंटा घर से दाहिनी ओर मुड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर कोई भी नहीं है। फिर तो डेल्किन चिल्लाते हुए कहता है आयशा मैं जानता ही था, चलो भागो यहाँ से। दूसरी ओर ये दोनों मस्त मार्केट में घूम रहे होते हैं और हमारी मियाँ सब कुछ देखते हुए सोच रही होती है कि वाओ, यहाँ पर तो स्टॉल पर किताबें भी लगा रखी है, शायद ये डेल्किन को पसंद आए। उसके बाद तो वो कहती है योर हाइनेस, क्यों ना हम जुड़वा बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट खरीद लें। राखा कहता है ये एक अच्छा विचार है। मियाँ आसपास देखते हुए सोचती है कि मुझे यकीन है कि ये बुक्स देखकर डेल्किन खुश हो जाएगा, लेकिन मुझे आयशा के लिए क्या खरीदना चाहिए? तभी एक आदमी मियाँ को धक्का मारकर चला जाता है, जिससे मियाँ गिरने लगती है राखा के ऊपर, लेकिन राखा उसे संभाल लेता है। इससे राखा शर्मा जाता है और कहता है ध्यान से। मियाँ का भी दिल जोरों से धड़क रहा होता है और वो मन ही मन कहती है राखा के पास से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मिया को कुछ ना बोलते देख राखा कहता है क्या तुम ठीक हो? मिया तो शर्माए जा रही होती है कि अरे नहीं, लगता है मैं शायद अपना दिमाग खो बैठूंगी। उसके बाद तो वो कहती है तुम्हारा धन्यवाद, क्यों ना हम जल्दी से आयशा के लिए भी कोई एक अच्छा सा गिफ्ट चुन ले। साथ ही मिया मन ही मन खुद से ही कहती है कि बेवकूफ मिया, राखा ने तो कुछ किया ही नहीं, तो तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? उसके बाद तो वो एक अलग सी दुकान पर पहुँच जाती है और कहती है वाओ, मैं सोचती हूँ कि आयशा को ये पसंद आएगा, उसे फूल पसंद है, इसीलिए मुझे यकीन है कि उसे असली फूलों से बना ब्रेसलेट पसंद आएगा। उस स्टॉल की मालकिन भी कहती है आपकी नजर बहुत अच्छी है, ये एक बहुत ही अच्छा ब्रेसलेट है, यानी कि कंगन। लोग कहते हैं कि जब ये ब्रेसलेट फट जाता है तो आपकी इच्छा पूरी हो जाती है। मिया सोचती है एक इच्छा पूरी करने वाला ब्रेसलेट, वाओ, ये तो सुनने में मजेदार लगता है। मुझे यकीन है कि अगर हम मिलते जुलते ले लें तो
आयशा और भी ज्यादा खुश हो जाएगी और उसे बहुत पसंद आएगा। मैचिंग ब्रेसलेट पहनकर आयशा तो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी। उसके बाद तो वो खुशी से कहती है ठीक है तो मुझे 2 चाहिए। वो ओल्ड लेडी फटाक से ब्रेसलेट को पैकेट में डालकर मिया को पकड़ा देती है कि ये लीजिए। तभी राखा पीछे से कहता है इसी तरह का मैं भी एक चाहता हूँ। ये सुन मिया चौंक जाती है कि क्या एक और। राखा कहता है हाँ मुझे भी इस तरह का ब्रेसलेट पसंद है। मिया सोचती है कि क्या सच में इसे इस तरह का सुंदर लटदार ब्रेसलेट पसंद है। इतने में राखा तुरंत ही मिया की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहता है मुझे इसे पहना दो। ये सुन मिया शर्मा जाती है और राखा को वो ब्रेसलेट पहनाते हुए कहती है मन ही मन कि जब भी मैं राखा पर ज्यादा ध्यान देती हूँ तो मेरा दिल जोरों से धड़कने लगता है। ब्रेसलेट पहनाने के बाद मिया कहती है क्या ये ठीक है। राखा देखते हुए कहता है ये बच्चे की तरह लग रहा है। मिया शर्माते हुए कहती है तो फिर इसे उतार दो। राखा कहता है बेहतर ये होगा कि तुम इससे कोई लेना देना ना रखो। उसके बाद तो वो पैकेट ले लेता है और उसमें से एक ब्रेसलेट निकालते हुए मिया को पहनाने लगता है। जो देख मिया हैरान हो जाती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। वहाँ पर एक बहुत ही प्यारा सा मोमेंट क्रिएट हो जाता है और राखा खुशी से कहता है अब से हर दिन ये ब्रेसलेट तुम्हें मेरी याद दिलाएगा। मिया शर्मा जाती है और मन ही मन कहती है अरे नहीं अब मैं कैसे इससे अट्रैक्ट ना हूँ। ये कितना प्यारा लग रहा है। तभी अचानक मिया के हाथ को कोई पकड़ लेता है जिससे मिया भी चौंक कर पीछे देखते हुए कहती है कौन है। मिकिया तुम। मिकिया कहता है मैं जानता था ये तुम ही हो। मिकिया तो बहुत हड़बड़ाया होता है और वो कहता है प्लीज मेरी मदद करो। उसके बाद तो ये तीनों ही बातें करने के लिए एक कैफे में चले जाते हैं जहाँ पर हमारी मिया सोच रही होती है कि मिकिया अचानक से कैसे आ गया। जरूर कोई सीरियस बात होगी। उसके बाद तो वो एक नजर देखती है राखा की ओर जो कि कुछ ठीक नहीं लग रहा होता है। मिया सोच रही होती है कि क्या ये खुश नहीं है, क्या ये लोग सच में दोस्त हैं? मतलब ये दोनों। राखा कभी भी मिकिया के साथ अच्छा बिहेव क्यों नहीं करता। मैं हैरान हूँ कि राखा जैसा एक अजीब सा इंसान केवल मेरे प्रति ही इतना अच्छा है। लेकिन फिर वो सोचती है वेट मैं ये सब क्या सोच रही हूँ। अब मिया को इतना फटाफट चाय पीते देख राखा उसे घूरते हुए कहता है क्या तुम्हें बहुत प्यास लगी है? अगर ये तुम्हें कम पड़ रहा हो तो क्या मैं तुम्हारे लिए एक और मंगवा दूं? मिया शर्माते और घबराते हुए कहती है नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। वैसे मिकिया तुम यहाँ पर क्यों हो? असल में मिया के दिमाग में होता है कि मैं बहुत शर्मिंदा महसूस कर रही हूँ तो चलो विषय को ही बदल देते हैं। मिकिया कहता है मुझे लगता है कि मेरी असिस्टेंट जो कि हवा महल यानी कि रिकी है उस पर नॉक्स का साया पड़ गया है। राखा कहता है मजाक मत करो। मिकिया तो गुस्से से हाथ पटकते हुए कहता है मैं सीरियस हूँ। आखिर मैं इस तरह की बात पर तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? राखा कहता है तुम्हें तो पता ही होगा कि नॉक्स सिर्फ एक कल्पना है असली नहीं। मिकिया कहता है लेकिन मैंने खुद उसे अपनी आंखों से देखा है और तो और मैं उसकी वजह से मरते मरते बचा। राखा कहता है मुझे लगता है कि शायद तुमने सपना देखा होगा। मिकिया भड़कते हुए कहता है उसने खुद ही कहा कि वो नॉक्स है। अपनी ही जुबान से बोला उसने। और तो और वो अंधेरे से ऐसे निकला जैसे कि कोई साया अचानक से उभर आया हो। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी असिस्टेंट रिकी जो अजीब सी काली चीज उत्तरी जंगल से लाई थी वो असल में नॉक्स था। मिया सोच रही होती है कि क्या इसकी असिस्टेंट उस अजीब से जीव के वश में आ गई है। ये नॉक्स आखिर है क्या? कौन सी ऐसी रहस्यमयी ताकत है ये? मिकिया फिर से बैठ जाता है सर पकड़कर और कहता है मिस। उसके बाद तो वो सीधा मिया की ओर बढ़ जाता है और कहता है शायद तुम ही मेरी असिस्टेंट को बचा सकती हो। मिया तो खुद चौंकी पड़ी होती है कि इतने में राखा उसके आगे हाथ बढ़ाते हुए कहता है नहीं मिया को इसमें मत घसीटो। मिकिया चिल्लाते हुए कहता है वो चीज पहले से ही इसके बारे में जानती है और अगर वो पुरानी कहानी सच है तो क्या तुम सच में सोचते हो कि वो नॉक्स इसे जाने देगा? राखा भी चौंक जाता है और कुछ नहीं कहता। ये देख मिया सोचती है कि आखिर ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा। ऐसा लगता है कि मिकिया जो भी कह रहा है वो सच है। उसके बाद तो वो कहती है मिकिया प्लीज मुझे समझाओ कि आखिर नॉक्स है क्या? मिकिया बताना शुरू करता है कि नॉक्स का जन्म वही हुआ था जहाँ ब्लैक मैजिक की शुरुआत हुई थी। वो भी कई हजार साल पहले। इसने अनगिनत जिंदगियां ली और पूरे एम्पायर में तबाही मचा दी। कहा जाता है कि गॉड टेरिटस ने अपनी शक्तियों से नॉक्स को अंततः बंद कर दिया था। ये सब सुन मिया मन ही मन सोचती है ये सब मुझे पहली बार पता चल रहा है। जैसे कि डेमियन की स्टोरी भी। क्या ये सब पहले से ही इस स्टोरी का हिस्सा था या फिर ये कुछ ऐसा था जो अभी तक घटित नहीं हुआ? फिर भी मैंने ओरिजिनल नॉवेल के अधिकांश हिस्सों को छोड़ दिया था, खास करके एम्परर किनेस और फीमेल लीड
रीड रीना वाले पार्ट्स को छोड़कर मैं सिर्फ रीना और किनेस का ही पार्ट्स पढ़ती थी, बाकी सब स्किप कर देती थी, जिसका अब मुझे बहुत रिग्रेट हो रहा है। क्या होगा अगर नॉक्स एक मॉन्स्टर हो? ओरिजिनल नॉवेल में मॉन्स्टर ने ही रीना और किनेस को प्रताड़ित किया था, तड़पाया था उन्हें बड़ी बेदर्दी से। उसके बाद तो वो कहती है क्या नॉक्स एक मॉन्स्टर है, यानी कि राक्षस? मिकिया रोते हुए कहता है हाँ, मुझे लगता है कि इसे ऐसे सोचना ज्यादा आसान होगा। वो एक मॉन्स्टर है। लगता है कि उस मॉन्स्टर ने मेरे असिस्टेंट के शरीर पर कब्जा कर लिया है। ये सुन मिया चौंक जाती है कि वेट, क्या मतलब कि असिस्टेंट की बॉडी उसके कंट्रोल में है? ओरिजिनल नॉवेल का वो दूसरा हिस्सा, वो सीन जब राखा ने मॉन्स्टर्स का झुंड लाकर एम्परर किनेस की फैमिली पर हमला कर दिया था, तो क्या उस वक्त राखा नॉक्स के कब्जे में था? फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है लिबर्टन में, जहाँ पर कोई चिल्लाते हुए कहता है वो भाग रहा है, जल्दी उसे पकड़ो। असल में वहाँ पर डेल्किन ही भाग रहा होता है, जो कि सोच रहा होता है कि बस थोड़ा और, मैंने आयशा से घंटा घर पर मिलने का वादा किया था, तो अभी सिर्फ मुझे पकड़ाए बिना बचना होगा। मैं अपनी जान की सलामती के लिए तेजी से दौड़ूंगा और घंटा घर पर पहुंचते ही एक गार्ड को मदद के लिए मांग लूंगा। पीछे से लोग आए जा रहे होते हैं, जो कि बोल रहे होते हैं कि वो वहाँ हैं, और हमारा डेल्किन हाफते हुए भाग रहा होता है कि बस थोड़ा और, लगभग मैं पहुंच ही गया। और वहाँ पहुँचते ही डेल्किन रुक जाता है और बड़ी जोर से चिल्लाता है हेल्प, कोई मदद करो। लेकिन वो ये देखकर चौंक जाता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं है, मतलब घंटा घर पर कोई भी गार्ड मौजूद ही नहीं है। डेल्किन के पीछे पड़े लोग भी वहाँ पहुँच चुके होते हैं और डेल्किन सोच रहा होता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आयशा यहाँ पर ना आए। आयशा, जैसा कि तुम अक्सर करती हो, कहीं भी अकेले घूमने चली जाती हो, तो प्लीज कुछ देर के लिए अपनी इस आदत के मुताबिक कहीं और चली जाओ। वहीं दूसरी ओर दौड़ते हुए हम आयशा को देखते हैं, जो कि मन ही मन सोच रही होती है कि मुझे लगता है कि मैंने अभी डेल्किन की आवाज सुनी, तो क्या मुझे उस तरफ दौड़कर जाना चाहिए? मुझे किसी भी तरह से घंटा घर तक पहुंचना होगा, लेकिन ये रास्ता तो बहुत घुमावदार लग रहा है। इतने में आयशा के सामने से एक बंदा आ जाता है। आयशा उससे बचकर आगे निकल जाती है और सोचती है ओ नो, मैं तो डर ही गई थी। क्या इसीलिए उसने कहा था कि हमें अलग हो जाना चाहिए? बेहतर ये होगा कि मैं वही करूँ जो डेल्किन ने कहा था। मुझे यकीन है कि अगर मैं बस इस गली से निकल जाऊँ तो आसानी से घंटा घर तक पहुँच जाऊंगी। लेकिन अचानक सामने से एक हाथ निकलता है, जो कि आयशा को पकड़कर उठा लेता है। बेचारी आयशा कुछ कर नहीं पाती और कहती है क्या? सामने से कोई कहता है मैंने तुम्हें पकड़ लिया। इधर एंटिया हाउस में असिस्टेंट सेरोम तेजी से चलते हुए सोच रहा होता है कि ओ नो, मैंने तो सोचा था कि बस 10 मिनट सो लूंगा, लेकिन पूरा 1 घंटा निकल गया और विलन ने तो कहा था कि वो मुझे उठाएगी। हे भगवान, कहीं जुड़वा बच्चों ने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी। तभी सामने से एक नाइट आते हुए कहता है सेरोम। असिस्टेंट भी घबरा जाता है कि क्या हुआ, क्या हो गया तुम्हें? नाइट कहता है लेडी आयशा और लॉर्ड डेल्किन कहीं गायब हो गए हैं। हमें नहीं पता कि वो दोनों कहाँ गए, लेकिन हमें ड्यूक एंटिया और सीडर का पता चल गया है, तो तुम तुरंत वहाँ जाओ। असिस्टेंट तो तुरंत ही जाने लगता है, लेकिन पीछे से एक नाइट कहता है कैप्टन, हमें एक सुराग मिला है। ईस्टर्न एनेक्सी के सीक्रेट सुरंग के पास जमीन पर एक नोट मिला। कैप्टन यानी कि मेन नाइट उस नोट को पढ़ते हुए कहता है नोट में लिखा है कि उन्हें लिबर्टन के दरवाजे तक जाना है। बेचारे असिस्टेंट के पसीने छूट जाते हैं और वो मन ही मन कहता है ये मिस मिया की लिखावट तो नहीं है, किसी ने जानबूझकर जुड़वा बच्चों को बाहर बुलाया है। उन दोनों के गुम होने से पहले उनके साथ जो थी वो थी विलेन, शायद उसे कुछ पता हो कि क्या हुआ है। दूसरी ओर हम देखते हैं इन तीनों को, जो कि कैफे से बाहर निकल चुके होते हैं और मिकिया इन दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि प्लीज मेरी मदद करो। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मेरे साथ मेरी दुकान पर चलो। मैं कुछ भी नहीं लेकर आ पाया, बस भागते भागते यहाँ पहुँच गया और मुझे अकेले वापस जाने में डर लग रहा है। मेरी मदद करो, और अगर मेरी असिस्टेंट वहाँ है तो मैं देखना चाहता हूँ कि क्या तुम्हारी शक्ति उस पर असर करेगी या नहीं। मिया चिल्लाते हुए मना कर देती है और मन ही मन कहती है क्या ये मुझे दुश्मन के इलाके में एक प्रयोग के तौर पर भेजने की बात कर रहा है। मिकिया रोते हुए मिया को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन मिया उससे कहती है कि देखो, तुम्हारी असिस्टेंट के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं सच में माफी चाहती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। साथ ही मिया मन ही मन कहती है मुझे उसके लिए बुरा तो लग रहा है, लेकिन अगर मेरी शक्ति उस पर काम नहीं करती तो वो नॉक्स मुझे भी मार डालेगा।
और मैं एक ऐसे इंसान के लिए बिल्कुल भी नहीं मरना चाहती जिसे मैंने कुल 2 ही बार देखा हो, आज के दिन को मिलाकर। उसके बाद तो मिया कहती है, मैं बिना किसी प्लान के वहाँ नहीं जा सकती। इसके अलावा अगर मैं नॉक्स से मिलती हूँ तो मैं अपनी सुरक्षा कैसे करूँगी, इसकी तो कोई गारंटी ही नहीं है। राखा भी कहता है, मिया सही बोल रही है, हमें बिना तैयारी के वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो अभी के लिए तुम कैसल में रहो। मिकिया भी कांपते हुए मान जाता है। मिया भी मन ही मन कहती है, मैं ऐसे परेशान नहीं हो सकती, मुझे ये सब सहन करना ही होगा। और अब तो आतिशबाजी होने का समय भी हो चुका है, लेकिन अफसोस की बात है कि हमें यहाँ से जाना पड़ रहा है। मैं सच में रात की आतिशबाजी राखा के साथ देखना चाहती थी, लेकिन अब नहीं हो सकता। इतने में मिया चौंक जाती है क्योंकि असिस्टेंट सेरोम भागते हुए आ रहा होता है कि मिस मिया, लेडी आयशा और लॉर्ड डेल्किन, उन्हें किडनैप कर लिया गया है। ये सुनकर ये दोनों ही चौंक जाते हैं और मिया मन ही मन कहती है, क्या जुड़वा बच्चों को किसी ने किडनैप कर लिया? कौन है और क्यों किया? असिस्टेंट कहता है, मुझे माफ कर दीजिए, ये सब मेरी गलती है, काश कि मैं एक पल के लिए भी ना सोता। हमारी जांच के मुताबिक विलन ने एक नोट में जालसाजी की थी और वो ये दिखाने की कोशिश कर रही थी जैसे कि वो नोट आपने लिखा हो। ऐसा लगता है कि वो बच्चों को बहला फुसला कर लिबर्टन की ओर ले गई। मिया कहती है, तो क्या जुड़वा बच्चों को लगा कि मैंने उन्हें वहाँ जाने के लिए कहा है? वो तो परेशान हो जाती है और मन ही मन कहती है, काश कि अगर मैं बाहर ही ना निकली होती तो जुड़वा बच्चे कभी भी किडनैप नहीं होते। मुझे बाहर जाने से पहले जुड़वा बच्चों से बात कर लेनी चाहिए थी। काश कि मैंने आतिशबाजी देखने की बात न कही होती और यहाँ इतनी देर ना रुकती। राखा तो गुस्से में असिस्टेंट का कॉलर ही पकड़ लेता है कि मैंने तुम्हें बाहर जाने से पहले क्या ऑर्डर दिए थे। असिस्टेंट कहता है, आपने लॉर्ड डेल्किन और लेडी आयशा पर नजर रखने के लिए कहा था। राखा भड़कते हुए कहता है, तो फिर तुम सो क्यों गए? वो तो गुस्से में असिस्टेंट को मारने के लिए हाथ उठा लेता है, लेकिन मिया उसके हाथ को रोक देती है कि नहीं। राखा उस पे भी गुस्सा हो जाता है कि क्या मैं इसे जाने दूं? मिया कहती है, अभी ऐसा करने का समय नहीं है। उसके बाद तो वो कहती है, तुम्हें सच में यकीन है कि उन्हें अगवा कर लिया गया है, यानी कि किडनैप कर लिया गया है? असिस्टेंट अपना सर खुजलाते हुए कहता है, मुझे पूरा यकीन तो नहीं है, लेकिन जैसे ही मुझे वो नोट मिला और पता चला कि जुड़वा बच्चे पैलेस में नहीं हैं, तो मैं तुरंत ही बाहर भाग आया। साथ ही वो मन ही मन कहता है, कम से कम इस बात के लिए तो मेरा शुक्रगुजार होना ही चाहिए कि मुझे ये जल्दी पता चल गया। खैर, असिस्टेंट की बात सुनते ही मिया वहाँ से घूम जाती है जाने के लिए और कहती है, हमें जल्द से जल्द उस जगह पर पहुँचना होगा जो उस नोट में लिखी थी। लेकिन राखा बोलता है, मिया तुम एंटिया हाउस वापस लौट जाओ। लेकिन मिया कहती है, मैं तुम्हारे साथ आ रही हूँ। आखिर तुम मुझे ऐसे कैसे कह सकते हो जबकि तुम ये जानते हो कि जुड़वा बच्चे गायब हैं। मैं उनके बिना एंटिया हाउस नहीं लौटूंगी। उसके बाद तो राखा कहता है, असिस्टेंट सेरोम मिकिया को लेकर एंटिया हाउस पहुँचो। वो भी हामी भर देता है। तो क्या ये दोनों डेल्किन और आयशा को बचा पाएंगे? और आखिर डेमियन करना क्या चाहता है? क्या होगा लिबर्टन में? ये जानने के लिए बने रहिए मांगा अनफोल्ड के साथ।